दोस्तों, निशा अपने ममेरे बहन की शादी में आई हुई थी। तभी उसकी अचानक नज़र आंगन में बैठे हुए उसके तलाकशुदा पति के ऊपर पड़ती है। जैसे ही वो अपने तलाकशुदा पति को देखती है, बेचैन हो जाती है। तुरंत दरवाजे के ओट में जाती है और अपने पति को देखने लग जाती है। आज 5 साल के बाद अपने पति का चेहरा उसे देखने को मिल रहा था। बेशक अपने पति को उसने तलाक दे दिया था, लेकिन उसके दिल के कोने में आज भी उसका पति वैसे ही विद्यमान था। दोस्तों, उस दरवाजे की ओर से अपने पति को देख रही होती है। थोड़ी देर देखती है, उसके बाद भाग करके उस सामने वाले कमरे में जाती है जिसकी खिड़की आंगन की तरफ खुलती थी। उस कमरे में जाती है और खिड़की को खोल करके और छुप छुप करके अपने पति को देखने लग जाती है। अपने पति को देखती है, उसका पति चुपचाप बैठा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को उसका पति नहीं जानता था। वह अकेले चुपचाप मायूस सा बैठा हुआ होता है। तभी उसका मेरा भाई राजीव वहाँ पर आता है। उसका जो भाई राजीव होता है वो इस संतोष का जिगरी दोस्त होता है। यही राजीव ने ही तो संतोष से उसकी शादी कराया था। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे ही राजीव वहाँ पर आंगन में आता है, संतोष को जैसे ही देखता है वो खुशी से झूम उठता है और कहता है, संतोष कब आ गए मेरे दोस्त। और दोनों उठ करके और एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। संतोष का यही जो भाव, जो गले मिलने की जो आदत थी, बहुत ही पसंद थी निशा को। वो किसी से भी जब दिल खोल करके गले मिलता था तो उसके पीठ के ऊपर थपकी मारता था। निशा से भी जब मिलता था तो ऐसे ही उसके गले लग करके और उसके पीठ पर थपकी मारता था। और आज भी जब अपने दोस्त राजीव से मिल रहा होता है तो खुल करके गले मिलने के बाद उसके पीठ पर छोटा सा थपकी मारता है। यही याद निशा को बार बार कचोटने लगती है। वो उस पुराने दिनों में गुम हो जाती है, सोचने लगती है कि 5 साल पहले जब पति पत्नी दोनों एक साथ रहते थे और जब उसका पति संतोष उसके गले से लगता था तो ऐसे ही थपकी मारता था। यही सोचते सोचते वो उस पुराने दिनों में खो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका पति संतोष खड़ा होता है और उसके ममेरे भाई राजीव से कुछ बातें करता है और बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो देखती है कि उसका पति संतोष घर से बाहर निकलने लगा, वो बेचैन हो उठती है। वो सोचने लगती है कि अभी तो आए थे ये, इतना जल्दी कहाँ जाने लगे। अपने दोस्त के बहन की शादी में आए थे, इनको तो रुकना चाहिए था। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है वो भाग करके आती है और सोचती है कि जाते जाते कम से कम एक बार उनसे कुछ बातें कर लूं, कम से कम इतना तो पूछ लूं कि आप कैसे हैं। दोस्तों, बहुत सारे सवाल थे उसके दिमाग में जो उसे अपने तलाकशुदा पति से पूछना था। बहुत सारी बातें थी जो उसे अपने तलाकशुदा पति से करना था। और यही सोच करके वो दरवाजे पर भाग करके आती है कि उसका पति उसे मिल जाएगा और उससे वो बातें कर लेगी। लेकिन तब तक उसका तलाकशुदा पति संतोष निकल चुका था। वो जैसे ही भाग करके आती है, उसका भाई राजीव वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि क्या हो गया निशा, क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो निशा कहती है, भैया वो व्यक्ति जो आया था वो कौन था। तो राजीव हंसने लगता है, कहता है, अरे निशा, तुम उसे पहचानी नहीं। 5 साल तुम लोग साथ रहे थे, तुम अपने पति को कैसे भूल गई। वो तुम्हारा पति ही तो था। निशा जब ये बातें सुनती है, क्योंकि निशा तो उसे देख चुकी थी, उसे पहचान चुकी थी, लेकिन जब भाई एकाएक उसके सामने मिलता है तो उससे पूछना लाजिमी था। और जब निशा ये बातें सुन लेती है तो सुनने के बाद चुपचाप वहाँ से पीछे मुड़ करके और अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और राजीव से कहता है कि बारात आ गई है। राजीव जैसे ही सुनता है, निशा से कहता है कि निशा, बारात आ गई है, घर में भी सभी को बता दो कि बारात आ गई है और मैं जा रहा हूँ बारात का रिसेप्शन के लिए। राजीव वहाँ से चला जाता है। बारात अंदर आती है। आंगन में कंबल बिछे हुए होते हैं, लोग दरी बिछा रहे होते हैं। बाराती सब आकर के आंगन में बैठने लग जाते हैं। जो घराती लोग हैं वो भी अब आंगन में बैठने लगते हैं, क्योंकि अब जो द्वार पूजा का जो रस्म निभाना था वो द्वार पूजा की रस्म निभाने लोग जा रहे थे। निशा बैठे बैठे अपने पति के ख्वाबों में खोई होती है।
उसी के बारे में सोचती रहती है कि ये अभी आए थे, अभी क्यों चले गए। इनसे बहुत सारी बातें करनी थी मुझे। आज 5 साल के बाद उसको देखी थी और देखने के बाद उसे अंदर से कुछ टीस महसूस हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि काश उस दिन हम दोनों छोटी छोटी गलती नहीं किए होते तो आज हम लोग एक साथ होते, एक साथ शादी में आए होते और इस शादी का कुछ और ही माहौल हुआ होता। यही सब बातें वो सोचती रहती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अरे लोग तो द्वार पूजा के लिए आ गए, सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ियाँ गहने पहन करके द्वार पूजा के लिए इकट्ठा हो रही हैं और मैंने तो अभी तक कपड़े ही नहीं बदला है। वो देख करके तुरंत भाग करके जाती है और कपड़े बदलने लगती है तैयार होकर के और द्वार पूजे पर पहुंचती है। द्वार पूजा पर पहुंचती है तो द्वार पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया होता है। घराती और बाराती सभी इकट्ठे हो गए होते हैं। द्वार पूजा का काम चल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र उस लोगों के बीच में जाती है जहां पर उसका पति संतोष बैठा हुआ उसे दिखता है। बगल में उसका भाई राजीव बैठा होता है और दोनों दोस्त एक साथ बैठे हुए और कुछ बातें कर रहे थे। जैसे उसकी नज़र संतोष की तरफ जाती है, उसके दिलों की जो खुशी का कोई एहसास नहीं होता है, वो इतना खुश हो जाती है जैसे पूरी दुनिया जहान को पा गई है। वो देखती है कि उसका पति संतोष स्काई कलर के जैकेट और स्काई कलर के पैंट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, ये स्काई कलर का कपड़ा पहनना तो उसी ने उसको बताया था। जब दोनों पति पत्नी थे उस टाइम उसने ही बताया था अपने पति संतोष को कि आपके ऊपर स्काई कलर का कपड़ा बहुत जचता है, और तब से वो स्काई कलर अपनी पत्नी के हिसाब से पहनना शुरू कर दिया था। और जब ये बातें वो सोचती है और ये देखती है तो अंदर ही अंदर महसूस करती है कि बेशक हमारा तलाक हो गया है, लेकिन आज भी संतोष मेरे ख्वाबों में है, मेरी बातों को मानता है, मेरे हिसाब से चलता है। आज भी उसके दिलो दिमाग में कहीं न कहीं मेरी जगह है। लेकिन फिर उसके दिल में आता है कि ऐसे ही नॉर्मली पहन करके आ गया होगा। लेकिन तब अपने दिल को समझाती है, कहती है कि नहीं, आज भी संतोष उसे चाहता है। यही सब बातों के उधेड़ बुन में लगी होती है। द्वार पूजा खत्म हो जाता है। द्वार पूजा खत्म होने के बाद फिर वहाँ पर जयमाल का फंक्शन शुरू होना होता है। जयमाल के फंक्शन पर लोग जा रहे होते हैं, लेकिन अब जो निशा थी, निशा के दिलो दिमाग में कुछ और घूमने लगा था। वो तुरंत भाग करके जाती है और जो कपड़ा पहन करके वो आई थी उस कपड़े को खोल देती है और गुलाबी कलर का कपड़ा अपनी साड़ी पहनती है, क्योंकि उसके पति संतोष को गुलाबी कलर बहुत पसंद था। संतोष कहता था कि गुलाबी कलर पहना करो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। वो घर में जाती है और गुलाबी कलर की साड़ी पहनती है। अभी तक उसने कोई गहने नहीं पहने थे, लेकिन अब पूरे गहने अपने पहनती है, पूरे अच्छे तरह से पूरे साजो श्रृंगार में तैयार होकर के, और फिर वहाँ पर आती है जयमाला के लिए। लोग पति पत्नी दोनों इकट्ठा होकर के जयमाले पर जा कर के और वर वधू को दोनों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इधर जैसे ही वो देखती है कि संतोष आशीर्वाद देने के लिए उनको स्टेज पर अकेले जा रहा है, वो तुरंत वहाँ से पिछले साइड से मुड़ करके और स्टेज पर पहुँच जाती है। और संतोष जैसे ही हाथ बढ़ाता है आशीर्वाद देने के लिए, उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों एक साथ आशीर्वाद देते हैं। संतोष उसको देखता रहता है और काफ़ी देर तक उसके तरफ देखता रहता है। वहाँ पर जयमाले पर जितने लोग इकट्ठे होते हैं, जितने लोग बैठे होते हैं, लोग कानाफूसी करने लग जाते हैं कि अरे इन दोनों का तो तलाक हो गया है, फिर ये क्यों दोनों एक साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कुछ लोग देख करके खुश भी होते हैं, जिसमें ख़ास तौर से उसकी बहन, उसका ममेरा भाई राजीव, ये लोग देख करके खुश होते हैं कि चलो दोनों के अंदर अभी भी कुछ न कुछ प्यार बाकी है। और फिर दोनों वहाँ से आशीर्वाद दे करके वापस आ जाते हैं। जयमाला का रस्म खत्म हो जाता है। बाराती अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं, टेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर नाश्ता पानी का तैयारी शुरू हो जाता है, उनको नाश्ता पानी कराने का बंदोबस्त शुरू हो जाता है। तब तक से देखती है कि उसका पति संतोष अकेले बरामदे में बैठा हुआ है।
वो उससे बातें करना चाहती है और बातें करने का बहाना ढूंढ रही होती है। तभी वो बरामदे में भागते हुए जाती है। वहाँ पर जो चाय पिया हुआ गिलास होता है, जो कपें होती हैं, उसको इकट्ठा करने के बहाने से जाती है और अपने पति संतोष के सामने से गुजरती है और कपों को इकट्ठा कर रही होती है और बार बार अपने पति संतोष के सामने से आ रही होती है और जा रही होती है। संतोष उसे देखता ही रहता है, उस टकटकी लगा करके उसके चेहरे को देखता रहता है, उसके चेहरे को पढ़ता रहता है और सोचता रहता है कि कितनी दुबली हो गई है ये, कितनी कमज़ोर हो गई है। बेशक आज पूरे शौक श्रृंगार में हो, पूरे गहने पूरे कपड़े पहन करके आई हो, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत कहीं गुम हो रही है। इसकी आवाज़ में जो खनक थी वो खनक अब वो खनक नहीं रह गई है। इन्हीं उधेड़-बुन में वो गुम रहता है। निशा सोचती है कि उसका पति संतोष कुछ बोलेगा, लेकिन काफ़ी देर तक वो देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो निशा कहती है, संतोष जी कैसे हैं आप? संतोष कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ निशा, तुम कैसी हो? निशा कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो संतोष कहता है कि आओ मेरे पास 2 मिनट बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। तब तक से उसका दोस्त वहाँ पर राजीव आ जाता है और कहता है, अरे दोस्त, बाहर बाराती आ गए हैं, उनको चाय नाश्ता वगैरह का बंदोबस्त करना है, उसको थोड़ा जाओ और उनके चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवा दो। दोस्तों, तभी राजीव की नज़र उसकी बहन, मेरी बहन निशा की तरफ जाता है और जब निशा को देखता है तो कहता है, अरे निशा भी यहीं पर है। चलो ठीक है राजीव, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों आपस में बातचीत करो। वो चाहता था कि ये दोनों पति पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, इनके बीच में जो गलतफहमियां हैं, जो दूरियां हों, किसी न किसी तरह से लोग इकट्ठा हो जाए। वो अपनी बहन से कहता है कि ठीक है निशा, तुम दोनों बातें करो, मैं किसी और को वहाँ पर भेज देता हूँ। तभी राजीव वहाँ से खड़ा हो जाता है, संतोष वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं दोस्त, मेरे रहते कोई दूसरा क्यों जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं बारातियों का स्वागत का बंदोबस्त करता हूँ। और वो वहाँ उठ करके चला जाता है और साथ में उसका दोस्त राजीव भी चला जाता है। अब निशा उसको जाते हुए देखती रहती है टकटकी लगा करके और सोचती है कि अभी कुछ बातें करने का समय था, जो दिल में अरमान थे, जो दिल में बातें थी, वो करना था, लेकिन भैया आ गए और लेकर के चले गए। वो चला जाता है और वहाँ पर जाकर के खाने पीने का बंदोबस्त करवाने लगता है। निशा भी फिर घर में आ जाती है और जो शादी का जो फंक्शन हो रहा था उस फंक्शन में शामिल हो जाती है। दोस्तों, रात को शादी होती है। पूरी रात इन दोनों को एक साथ मिलने का और बातें करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब शादी संपन्न होती है 12-1 बजे के आसपास रात को, तो हर व्यक्ति अपने अपने सोने का बंदोबस्त कर रहा होता है। जिसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ पर जाकर के सो जाता है। उसी में राजीव संतोष को भी जगह मिलता है। वहाँ पर जो आंगन होता है, आंगन के पीछे एक बरामदा होता है और बरामदे में नीचे फर्श के ऊपर गद्दे बिछे हुए थे। सारे लोग उन गद्दों पर सो रहे थे। वहीं पर संतोष भी जाकर के लेट जाता है। लेकिन निशा के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो मौका ढूंढ रही थी, वो तो ढूंढ रही थी कि कब उसका तलाकशुदा पति उसके सामने मिले और उससे अपने दिल की सारी बातें करे। बहुत सारे अरमान थे उसके, बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारे बातें थी जो आज अब वो 5 सालों में समझ गई थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पति को देखने के बाद वो सारी बातें, सारी पिछली बातें उसको याद आने लगती है। अपने पति को ढूंढती रहती है कि कहाँ सोया हुआ है और काफ़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसको पता नहीं चलता है। तब तक से एक व्यक्ति आता है, उससे पूछती है तो वो कहता है कि संतोष जी तो वहाँ पर बरामदे में लेटे हुए हैं। वो उस बरामदे में पहुँच जाती है तो देखती है कि उसका पति वहीं पर गद्दे पर लेटा हुआ है।
लेकिन उसको कहीं भी नींद नहीं थी। लेटा बेशक था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि अभी तक आप सोए नहीं। तो संतोष कहता है कि नींद नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं। फिर वो वहाँ पर उसके गद्दे के पास बैठ जाती है, उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके कहती है, देखती है और कहती है कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है। अपनी पत्नी का स्पर्श पा करके उसके दिल की जो वेदनाएं थी सारी जगने लगती है। आज 5 साल के बाद उसके पत्नी के हाथों का स्पर्श उसके शरीर पर हुआ था। उसे एक अंदर से अलग तरह की खुशी प्राप्त हो रही थी। जैसे ही वो हाथ रखती है और कहती है कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है, कहीं तबीयत खराब तो नहीं है, तो संतोष कहता है कि नहीं, तबीयत तो खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? वो भी कहती है कि मेरे भी आंखों में नींद नहीं है, मैं भी बेचैन हो रही हूँ, मैं भी सोच रही थी कहाँ दिख जाओ, लेकिन आप तो यहाँ चुपचाप आकर के लेट गए। मैं आपको ढूंढते ढूंढते कहाँ पूरे घर आंगन चारों तरफ मैंने ढूंढा, आप कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर किसी तरह से आपके पास आई हूँ। वहाँ पर बाकी लोग जो थे वो गहरी निद्रा में सो रहे थे, सारे लोग खराटे मार रहे थे, लेकिन यही जो 2 पति पत्नी थे इनके आंखों में नींद नहीं था। वो वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि शादी में अकेले क्यों आए, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के क्यों नहीं आए? संतोष कहता है कि कौन सी पत्नी, किस बच्चों को लेकर आऊं? मेरी पत्नी तो जो थी वो अब मेरे पास नहीं है, और उसके बाद तो मैंने कोई शादी नहीं की। जब ये बातें सुनती है निशा, तो निशा की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर संतोष कहता है कि तुम्हारे पति तो आए होंगे, वो नहीं दिखे कहीं। तो निशा कहती है कि मैंने तो कोई शादी ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पति माना था। उसके बाद तो दिल ही नहीं करता है कि किसी व्यक्ति से शादी करूं, किसी को अपना सब कुछ न्यौछावर करूं, किसी को अपना पति मानूं। मैं तो ऐसे ही हूं, मैंने तो शादी नहीं किया। संतोष कहता है कि इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, कैसे तुम अपनी ज़िंदगी को काट रही हो? कम से कम तुम्हें शादी तो कर लेना चाहिए। आदमी जो होता है उसका तो चल जाता है, लेकिन औरत जात की, लड़कियों की जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां आने लगती है अगर वो बिना शादीशुदा होती है। अगर उसका पति अगर उसके साथ नहीं होता है तो लोग गलत नज़रों से देखते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हें तो शादी कर लेना चाहिए था। निशा कहती है कि कभी अंदर से इच्छा ही नहीं जगती है कि किसी से शादी करूं, और शादी करूंगा, शादी तो तब करूंगी मैं जब जो मेरे दिल में है वो बाहर निकल जाएगा। बेशक मैंने तलाक दे दिया है, लेकिन उस व्यक्ति को मैंने अभी तक दिल से बाहर नहीं निकाला है। आप कैसे मेरे बिना रह जाते हैं? संतोष काफ़ी भावुक हो जाता है। संतोष की आंखों में भी आंसू बहने लग जाते हैं, और वो भी कहता है कि कैसे तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ? मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे ही यादों में रहता हूँ। जब अपने घर में घुसता हूँ तो घर के चारों तरफ हर कोने में तुम्हें महसूस करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं दिखती हो। जब किचन में जाता हूँ और गरम गरम रोटियाँ खाने की जो आदत तुमने डाला था, अगर रोटी गरम करने लग जाता हूँ तो रोटी गरम करते करते मेरे हाथ तावे पर जल जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी सामने खड़ी है और मुझे गरम करके रोटी दे रही है। लेकिन थोड़े ही देर में वो सारी चीज़ें कफूर हो जाती हैं और पता चलता है कि नहीं, हम तो अकेले हैं। जब बिस्तर पे जाता हूँ और वो बातें जो तुम्हारी थी, जो तुम कहती थी कि अपना बाजू दे दो, मुझे तकिए पर अपना सिर नहीं रखा जाता है, तुम्हारे बाजुओं पर रखूँगी सिर। वैसे ही जब रात को सोता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि तुम कह रही हो कि अपना बाजू फैला दो, उस पर सिर रख करके सोऊंगी। लेकिन जब नींद खुलती है और तुम्हें उस बिस्तर पर ढूंढता हूँ तो तुम कहीं नहीं मिलती हो। हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही मरता हूँ।
कोई भी ऐसा समय नहीं होगा, कोई भी ऐसा 24 घंटे में पल नहीं होगा जब तुम मेरे नज़रों के सामने नहीं आती होगी। कैसे कहती हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। दोस्तों, जब इतनी बातें अपनी पत्नी की सुनती है तो उसके गोद में सिर रख करके और बुरी तरह से रोने लग जाती है। संतोष भी उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद संतोष कहता है कि ऐसे ही रोती रहोगी कि एक बार खड़े होकर के दिल खोल करके गले मिलने दोगी, अपने बाहों में भरने दोगी। निशा भी खड़ी हो जाती है, संतोष भी खड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे के बाहों में रहने के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो संतोष कहता है कि अब क्या सोची हो, बनोगी मेरी जीवन संगनी फिर से, चलोगी मेरे साथ। निशा कहती है कि मैं कब अलग थी, मैं तो हर पल हर क्षण आपकी जीवन संगिनी थी, आपके साथ चलने के लिए तैयार थी। तलाक बेशक हो गया था, लेकिन हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिस दिन मैं दरवाजे पर आपका आहट महसूस नहीं करती थी। मेरी निगाहें हमेशा दरवाजे की तरफ झांकती रहती थी, देखती रहती थी कि आप आज आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। लेकिन इतने साल बीत गए आपका इंतज़ार करते करते, लेकिन आप नहीं आए। और अब जब आप आज आ गए तो मैं आपको भला कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आपकी ही हूँ, आपके साथ ही रहूँगी। ये पूरी ज़िंदगी आपके लिए ही है, आपके ऊपर ही न्यौछावर है। इतना कहने के बाद दोनों फिर से गले मिलते हैं और फिर कहते हैं कि अब तो सुबह होने वाला है। इतना करते करते, बातें करते करते इन लोगों को तकरीबन 4 घंटे हो जाते हैं। 12-1 बजे से लेकर के इनको 4-5 बज जाता है और ऐसे ही प्यार की बातों में और पिछली बातों को याद करके और उस बातों को भुलाने में दोनों पति पत्नी लगे रहते हैं। जैसे ही 5 बजता है, लोग बाराती और घराती उठ करके चाय वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। बारात की सारी तैयारियां होने लगती है। दोनों पति पत्नी वहीं पर होते हैं। तब तक से राजीव उठ करके आता है और देखता है कि उसका दोस्त और उसकी बहन, मेरी बहन, दोनों एक साथ हैं। दोनों के आंखों में आंसू है। इन दोनों की व्यथा को देख करके वो पहचान जाता है और उसके भी आंखों से आंसू बहने लगता है। दोस्तों, वो उसी टाइम कहता है कि मुझे तुम दोनों का हाव भाव, तुम दोनों का चेहरा देख करके पता चल गया कि तुमने अपना जो किया था, गलती से जो तुम्हारे बीच में जो दूरियां आ गई थी, उन सब को भुला करके तुम दोनों एक होना चाहते हो और तुम दोनों के नए जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं अपनी सिर्फ एक बहन को विदा नहीं करूंगा, आज मैं अपनी 2-2 बहनों को विदा करूंगा। दोस्तों, सुबह उसकी जो बहन की शादी थी उसकी भी विदाई होती है और साथ में निशा की भी विदाई होती है। उस घर के लोग, उस गांव के लोग काफ़ी खुश होते हैं कि चलो निशा फिर से अपने पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। दोस्तों, पति पत्नी एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। आज 5 साल के बाद, एक कठिन तपस्या के बाद दोनों एक हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं एक नई डगर पर, जहाँ पर प्यार प्यार और प्यार ही होता है। दोस्तों, वहाँ से जब वो अपनी पत्नी का विदाई करके निकलता है, अपनी फ़ोन करके अपनी माँ को बता देता है, अपने पिताजी को बता देता है कि मैं ले करके आ रहा हूँ आप लोगों की बहू को दोबारा से। सारी बातें अपनी माँ को बताता है, अपने पिता को बताता है। वहाँ पर अपनी बहू के आने की खुशी में दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ और उसके पिताजी अपनी बहू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही निशा वहाँ पर पहुँचती है, उसके आने की खुशी में थाल लेकर के उसकी माँ और आरती लेकर के अपनी बहू का स्वागत करती है और फिर से वही चीज़ें होता है, वही फंक्शन होता है जो जब शादी के पहले दिन निशा आई थी, वो चीज़। दूसरे दिन फिर कोर्ट में जाकर के अगेन दोनों शादी कर लेते हैं। मंदिर में जाकर के फिर दोनों का जयमाल हो जाता है। घर परिवार वालों को एक बड़ा सा फंक्शन किया जाता है, सबको खिलाया पिलाया जाता है और फिर पति पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों, 1 साल के बाद इन दोनों पति पत्नी का एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चे का एक जन्म होता है इनके घर में।
घर खुशियों से भर जाता है, खुशियों से झूम उठता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जहाँ पर एक बिछड़े हुए पति पत्नी फिर से मिल जाते हैं और उनके घर परिवार में खुशियों के बौछार हो जाती है। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।